जय हिंद। 11 बजने से कुछ पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है सो दैट मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। यदि कोई कोई टेक्निकल हिच आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम सुधार सकें, इसलिए मैंने थोड़ा पहले शुरू कर दिया है। अभी अपने विवेक जुड़ गए हैं हमसे। विवेक, जय हिंद। मॉर्निंग, हाउ आर यू? मोहित, गुड गुड। जय हिंद, जय हिंद। धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग, इसलिए मैंने शुरू कर दिया पहले ही। मैं टाइम से पहले पहुंचना ठीक रहता है। आज मैंने कहा चलो कुछ मौका देखते हैं सभी लोगों से बात करने का। एक तो ये जो 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी आया उस पर बहुत क्वेरीज आ रही थी, सब पूछ रहे थे कि सर ये है क्या भला। हालांकि ऑन पेपर्स तो अभी ये कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग ऑन पेपर्स। तो मैंने सोचा कि जो क्वेरीज आ रही हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। जो लोगों के डाउट्स हैं वो डाउट्स को क्लियर करते हैं और एक बहाना मिल जाएगा इससे सभी लोगों से मिलने का, सबके हालचाल जानकारी हो जाएगा। तो और बस इसलिए मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो सबसे मुलाकात करते हैं। अभी 6 लोग हो गए हैं ऑनलाइन, और भी आ जाएंगे धीरे धीरे। चंद्रपाल साहब भी आ गए हैं। कैसे हैं सर चंद्रपाल जी? जय हिंद। शिवम सिन्हा जुड़ गए हैं हमारे साथ। और अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहूँगा कि बारी बारी से आप सब भी यदि आएंगे लाइव तो एक दूसरे को देख पाएंगे हम अच्छे से। और आगे एक जॉइंट का भी प्रोग्राम करेंगे सो दैट हम एक दूसरे को देख भी सकें। तो मैंने तो ये एक मौका ढूंढा है कि सब लोगों से बातचीत हो पाएंगी। और ये काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि इसके अभी क्लैरिटी ही नहीं है। हेलो मुकुल। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम। हेलो कपिल, कैसे हो भाई? दिनेश जी आ गए हैं। वेरी गुड। तो अब जितने मैक्सिमम लोगों तक मैसेज पहुंच सकेगा अच्छा है। अभी 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो इसलिए मैं पूरी बातों की शुरुआत नहीं कर रहा हूँ कि इतने बाकी और लोग भी जुड़ जाएंगे तो सबसे हम तभी बात करेंगे। हेलो आशीष, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। ये सब आप लोगों का सहयोग है और प्यार है कि आप सब जुड़े हुए हैं साथ में। ये मुझे भी एक हौसला देता है आगे बढ़ने का। अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, 7-8 लोग हो गए हैं हम लोग ऑनलाइन। बाकी भी आ जाएंगे। जस्ट वेटिंग फॉर 4-5 मिनट्स कि 11 बज जाए, अपने टाइम से शुरू करें। समबडी शुड नॉट से कि जी हम तो 11 बजे का वक्त दिया था, आपने शुरुआत कर दिया।
जस्ट 3 मिनट्स मोर टू गो, और बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें तो बेहतर होगा। ये वैसे टेक्नोलॉजी ने हमें एक अच्छा माध्यम दिया है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। नहीं तो पहले कहाँ सोचा करते थे, पहले कहाँ सोचते थे कि ऐसे एक दूसरे से हम आमने सामने बैठ के बात कर सकेंगे। सिर्फ कहानियों में होता था। या श्योर विवेक, आई डेफिनेटली शेयर। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज मौका मिला है तो शेयर करेंगे। किस तरह हमने साथ मिलिटेंसी का मुकाबला किया है। रमन सिंह जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रमन सिंह जी, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा, यू आर ऑन टाइम। मैंने थोड़ा सा एडवांस में शुरू कर दिया क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। आप शुरू शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है, कभी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा होता, आपकी सेटिंग ठीक नहीं होती है। तो इसलिए मैंने 5-7 मिनट पहले शुरू कर दिया, सो दैट और बाय द टाइम आई स्टार्ट की बाकी लोग जुड़ जाएंगे। और ओके फ्रेंड्स, इट इज या Vivek, I'll definitely share. ओके फाइन। जय हिंद। जो मैंने 11 बजे का समय दिया था, 11 बज गए हैं एंड आई विल स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एडवांस में सभी को बताया था कि अभी पिछले दिनों सभी अखबारों में एक बड़े ज़ोर शोर से खबर आई थी, टूर ऑफ ड्यूटी, 3 इयर्स टूर ऑफ ड्यूटी। और इसको खबर पढ़ के काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आई, मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल आए कि सर ये है क्या। तो मैंने अपने लेवल पे जैसे भी पता कर सकता था, मैंने दाएं बाएं से अपने सोर्सेज से पता लगाने का प्रयास किया, क्योंकि अभी ऑन पेपर्स इसका कोई पता नहीं है। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, मैं एक तो आप सभी को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद देता हूं जुड़ने के लिए। और जो ये वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा है, टीवी खोलो, रेडियो खोलो, किसी से बात करो, हर जगह कोरोना कोरोना, उससे सुरक्षित रहने के लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई। और मैं चाहता हूं आगे भी इससे सुरक्षित बने रहें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना या ये कोविड-19 है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। डर से कोई जंग नहीं जीती जाती, तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
आप डट के रहें, मुकाबला करें इसका, प्रिकॉशंस लें। जैसे हम फौज में प्रिकॉशंस लेते हैं, जब लड़ाई में जाते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट लगाते हैं, सर पे हेलमेट लगाते हैं और अपने हथियार को बिल्कुल तैयार रखते हैं लड़ने के लिए, सो दैट दुश्मन हमें कुछ कर पाए उससे पहले हम उसको बर्बाद कर दें। तो उसी तरह हमने इस कोरोना से या जो कोविड-19 है इससे लड़ना है, डरना नहीं है। अब लड़ने के लिए क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, अपने को बचाना है। कैसे बचाएंगे? सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाइजेनिक कंडीशंस। यदि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं या 10-20 लोगों के बीच में बैठे हैं तो उनसे जो एक डिस्टेंस बना के बैठना है, चिपटना नहीं है, मास्क का इस्तेमाल करना है। तो वो सब का हम प्रिकॉशन लेके इससे बच सकते हैं। और जब तक गवर्नमेंट ने बोला है कि लॉकडाउन, तो वास्तव में लॉकडाउन, अननेसेसरी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ परिवारों में अननेसेसरीली बाहर जाना वैसे ही परमिटेड नहीं होता है। जब कुछ काम होता है तभी घर से बाहर निकलते हैं, बता के निकलते हैं कि वहां जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि कोविड-19 से लड़ना है, डरना नहीं है। हमारे को भगवान ने लड़ने की, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर दी है भगवान ने। वो किस लिए दी है? इन बीमारियों से, इस तरह के वायरसेस से लड़ने के लिए हमें ताकत दी है। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ऐसे वायरसेस को लड़ने के लिए तैयार रहता है, हमारे अंदर एंटीबॉडी तैयार कर देता है, फटाफट लड़ाई करता है। तो इसलिए घबराना नहीं है। यदि हम घबरा गए, हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई, हम जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तब हमारे इम्यून सिस्टम को मुश्किल हो जाती है लड़ना। क्योंकि एक साथ दो तीन फ्रंट पर नहीं लड़ सकता। आपके डर से भी लड़े, आपकी जो दूसरी पहली बीमारियां जो अटकी हुई हैं उनसे भी लड़े, और ये नई बीमारी से भी लड़े, तो मुश्किल है। चलो, एनीवे, नाउ हम अपने मुद्दे पे आते हैं। जो मैंने मुद्दा कल आपको सबको बताया था कि जो टूर ऑफ ड्यूटी के लिए हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम टूर ऑफ ड्यूटी स्पेसिफिक बात करें, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी युवा, कोई भी इंसान फौज में या हमारी आर्म फोर्सेस में जाना क्यों चाहता है? आप देखेंगे जब फौज की भर्ती होती है तो लाखों की संख्या में बच्चे वहाँ पे भर्ती होने के लिए आते हैं। आप किसी भी गांव में, किसी भी एरिया में चले जाइए, सड़कों पे दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। इवन हालात ऐसे हो चुके हैं आज के माहौल में, लोग पैसे देके भी फौज में आना चाहते हैं। ऐसा क्या है? देखिए, कुछ चीज़ें जो मेरी समझ में आती हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जिन चीज़ों से मोटिवेट होके मैं फ़ौज में गया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाकी लोग भी उन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेट होके फ़ौज में आते होंगे। तो उसमें, क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है, ना समझ होता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि क्या सिस्टम है, क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर मैं ये समझ रहा हूँ वो है यूनिफॉर्म का चार्म। जो हमारी आर्म फोर्सेस की जो यूनिफॉर्म है वो आकर्षित करती है। रंग बिरंगे तमगे लगे हुए, इधर कुछ मेडल्स, कुछ और कमेंडेशंस, कुछ लाइन यार्ड, कुछ टोपी, है ना। वो सब देखकर एक आकर्षण पैदा होता है जिससे हमारा जो युवा है वो फौज की तरफ आकर्षित होता है। तो सबसे पहला जो अट्रैक्शन है दैट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का चार्म। और उसके बाद जब वो और थोड़ा बड़ा होता है, जब वो टीवी या फिल्म या कुछ इस तरह के उनसे फौज को देखता है, चाहे वो किसी टीवी सीरियल में या किसी मूवी में, तो एक फौज का जो लाइफ स्टाइल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको मैं ऐसा कहूँगा, एक उदाहरण के तौर पे, यदि कहीं 100-50 आदमियों की गैदरिंग हो और जिसमें सभी प्रकार के
लोग शामिल हों, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हों, उसमें इंजीनियर भी हों, उसमें डॉक्टर्स भी हों, उसमें लॉयर्स भी, जजेस भी, है ना, बिजनेसमैन भी, हर तरह के फील्ड के लोग हों, तो क्या आप उनकी शक्ल सूरत, उनके हाव भाव, उनके खाने पीने के ढंग, उनके चलने के ढंग से आप बता सकते हैं कि कोई कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, या कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है? शायद ये बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि उस भीड़ में एक भी फौजी है, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन यदि वो एक भी फौजी है तो आप दूर से देख के बता सकते हैं कि यस, दिस पर्सन इज फ्रॉम आर्मी। तो दोस्तों, एक ये अलग सी जो पहचान है, ये भी युवाओं को आकर्षित करती है। दूसरा, बाकी सभी डिपार्टमेंट ठीक है, सब काम कर रहे हैं, सभी जगह देश सेवा होती है। मैं ये नहीं कहता कि फौज में जाके ही आप देश सेवा कर सकते हैं, और लेकिन एक ईमानदार और साफ सुथरी छवि जो फौज की है, मैं ये नहीं कहता कि मैं दूसरों को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस, मैंने सुना है, लोगों को कहते हुए सुना है कि सर, जब तक ये आर्मी है हमें कोई चिंता नहीं है, इस आर्मी की वजह से ही तो हम बचे हुए हैं। तो ये ऑनर, ये रिस्पेक्ट मोटिवेट करती है जवानों को, युवाओं को भारतीय सेना में आने के लिए। देशभक्ति की भावना, भले ही हम कितने भी कैसे भी हैं, चाहे हम कितने भी अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रति, चाहे कोई क्रिमिनल भी है, मैं तो ये कहूँगा वो क्रिमिनल अपनी जगह है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो भी देशभक्त हो जाता है। तो ये जो हमारी एक देशभक्ति की भावना भी, कि भाई फौज में रह के ही, ऐसा लोगों का मानना है कि फौज में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं और देश की सेवा, भारत माता की सेवा हम फौज में रह के ही कर सकते हैं, वो एक भावना है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ आप किसी भी जगह रह के, कहीं भी रहकर, किसी भी फील्ड में रहकर देश की सेवा कर सकते हैं, भले आप किसान हैं या मजदूर हैं। चाहे मैं तो कहता हूँ एक रिक्शा पुलर जो है, यदि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो वो भी देश की सेवा, भारत माता की सेवा उतनी ही कर रहा है जितना कि एक जवान बॉर्डर पे खड़ा होकर कर रहा है, या एक मजदूर, या एक जो कुम्हार है, लुहार है, जो भी कोई, आप जो भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, वो बराबर है सब। लेकिन एक और चीज जिससे एक फक्र महसूस होता है, फौज जो है, इट बिकम्स ए लास्ट रिसॉर्ट। जब कहीं किसी से कुछ नहीं होता, जब सब हथियार फेल हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फौज याद आती है। कहीं सूखा पड़ गया हो, कहीं बाढ़ आ गई हो, बोरवेल में बच्चा गिर गया है, दंगा हो गया है, फसाद हो गया है ना, ट्रेन रुक गई है, कुछ भी हो गया है, तो उस सब को लाइन पे लाने के लिए फौज, इट इज बिकम ए लास्ट रिसॉर्ट। तो जब ये लास्ट रिसॉर्ट बन जाता है तो एक हमें फक्र होता है कि भाई हम हैं, जब किसी से कुछ नहीं हो पाएगा तो हम करेंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं या कुछ पॉइंट हैं जो एक जवान को, भारतीय सेना, खाली सेना में आर्मी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, उसमें एयरफोर्स भी है, उसमें नेवी भी है, उसमें बीएसएफ भी है, और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अब आता है कि कौन फौज को ज्वाइन कर सकता है, कौन फौज में आ सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसे भगवान ने सही सलामत पैदा किया है, यानी कि उसके शरीर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। देखिए, आप
फिजिकल डिफॉर्मिटी के बावजूद भी देश सेवा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण से वो फिजिकल डिफॉर्मिटी के कारण आप फौज में नहीं आ सकते। तो सिर्फ आपने यदि फौज में ही आना है तो सबसे पहले आपको भगवान को ये धन्यवाद देना पड़ेगा कि भगवान ने आपको बगैर किसी डिफॉर्मिटी के पैदा किया है और आप फिजिकली फिट हैं। आपकी हाइट जो एक फौजी स्टैंडर्ड है ना, 170 सेंटीमीटर भगवान ने आपको हाइट उतनी दी है। यदि नहीं दिए तो यू कांट हेल्प इट। एज ए क्लर्क आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। बट वो मिनिमम स्टैंडर्ड यदि दिया है तो भगवान ने, तभी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आपका फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कि यस मुझे फौज में जाना है। अब फौज में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। जवान से लेके ऑफिसर लेवल तक हर जगह आपको एंट्रीज हैं। एक शौक के तौर पर भारतीय सेना में एक और एंट्री है, वो है टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना, जिसे मैं अपने दूसरे काम के साथ साथ, दूसरी सर्विस के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ आई कैन ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एंड सर्व फॉर 2 years, 2 साल, साल में 2 महीने आप फौज सर्व कीजिए और वापस आइए, अपना बिजनेस देखिए, अपनी दूसरी सर्विस है वो देखिए। उस 2 महीने के दौरान में आप यूनिफॉर्म पहनिए, फौज की तनख्वाह लीजिए और जो भी आपको फौज के जो माहौल का जो बेनिफिट है वो आप उठा सकते हैं। तो दैट इज अनदर, मतलब मैं ये कहूँगा कि उसमें बड़े बड़े आपको शायद जानकारी हो या जिसको नहीं है उनके लिए जानकारी के लिए बता दूं, कई सारे फिल्म स्टार, जैसे उसमें नाना पाटेकर हैं, ही इज टेरिटोरियल आर्मी, ही इज इन टेरिटोरियल आर्मी। मोहनलाल हैं साउथ इंडिया के, केपी सिंह देव एक पॉलिटिशियन पुराने, संजय सिंह। देयर आर सो मेनी पीपल दोज आर सर्विंग इंडियन आर्मी बीइंग इन टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना या टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, टीए जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, उसमें वो करते हैं। अब उसी तरह उस एक रोमांचक शौक के लिए और कुछ फौजी, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय सेना ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल पेश किया है जिसको कहा है TOD, टूर ऑफ ड्यूटी, 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी। अब वो 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि दिस टूर ऑफ ड्यूटी जॉब सीकर्स के लिए नहीं है, जो नौकरी के लिए लालायत हैं उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो एडवेंचर का शौक रखते हैं, किसी कारण से वो लंबे समय तक फौज की नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन एक उनका मन है कि कुछ दिन के लिए ही सही एक बार यूनिफॉर्म पहने, कुछ फील्ड एरिया देखें कैसे होता है, कुछ दिन वो इस तरह की एक्टिविटीज करें। जैसे NCC, नेशनल कैडेट कोर, बहुत सारे बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं कि वो, उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उनको वो नौकरी में हेल्प करेगा। मैं यहाँ उनको भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये शौक के लिए होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे ही एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है NCC, ऐसी एक एक्टिविटी है NCC। तो यदि हम उसको जॉब के उद्देश्य से कर रहे हैं, या हम क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि हमको नौकरी मिलेगी, रेलवे में नौकरी मिल जाएगी या वहाँ नौकरी मिल जाएगी, तो मैं कहता हूँ कि धोनी नहीं बन सकता फिर, या वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। वो कर सकता है कितना कि बस नेशनल लेवल तक खेल लिया,
इस लेवल तक खेल लिया और अल्टीमेटली जाकर जहां भी कहीं नौकरी मिली वहां नौकरी कर ली। उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा यदि अचीव करना है तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जो निर्भव भाव से उसने आगे बढ़ना है और खेलना है, खेलने के तौर पे, खेलने के लिए खेलना है, ना कि नौकरी करने के लिए। खेलना उसका पैशन है। तो यदि आप इस उद्देश्य से इस कार्रवाई को करेंगे या एनसीसी को करेंगे या टीओडी को करेंगे तो ये आपके लिए है, वरना नहीं है। अब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो शायद हो सकती हैं अभी, क्योंकि नथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट, कहीं लिखित में नहीं है, कहीं इसके बारे में कुछ नहीं है। अभी सिर्फ एक ये प्रपोजल मात्र है, अखबारों में आ गया, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाएगा, क्या अप्रूव होगा क्या नहीं होगा। तो पहले तो जो देशभक्ति की भावना रखने वाले लोग हैं उनको टैप करना है, सो दैट उनकी एक फीलिंग जो है वो पूरी हो जाए। और इसमें जो कॉमन सिटीजन है, जो भारत का युवा है, जो जोश से भरा हुआ है और बिल्कुल फिट है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होगा। इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होगा। जो फौजी स्टैंडर्ड है, चाहे वो ऑफिसर के लिए हो चाहे वो जवान के लेवल पे हो, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं। वही स्टैंडर्ड, वही रिटन एग्जाम, वही फिजिकल, वही एसएसबी, एवरीथिंग। सो माय पॉइंट इज कि जो ऐसे ही सोच रहे कि 3 साल के लिए घूमने के लिए, मस्ती के लिए, नथिंग। ये उनके लिए है जो शौक से जाना चाहते हैं। ओके। अब शुरू में ट्रायल के तौर पे जो है इसमें सोचा गया है कि 100 ऑफिसर और 1000 जवानों की भर्ती की जाएगी। उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो तकरीबन 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा और 2 साल उन्होंने फील्ड में ड्यूटी करनी है। ओके। उस दौरान में उनको पे, पर्क्स, प्रिविलेजेस जो भी फौज के हैं वो सब मिलेंगे। छुट्टियां हैं या जो भी और उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सारे मिलेंगे। लेकिन आफ्टर 2 or 3 years of TOD, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि हमको पोस्ट रिटायरमेंट काइंड ऑफ बेनिफिट, एक्स सर्विसमैन वाला कोटा और ये वो, जैसा हमारे यहाँ की नेचर है सोचने की, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 3 साल एनसीसी किया तो हमें ये भी मिलना चाहिए, हमें ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमको वो मिलना चाहिए। नथिंग डूइंग। क्या एनसीसी ने कोई ऐसा प्रॉमिस पहले किया था कि यू विल गेट? नो। वो यदि कहीं आपको दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 3 साल आपने कुछ सीखा है, और यदि वास्तव में आपने सीखा देन ओनली यू विल गेट इट, अदरवाइज दैट सर्टिफिकेट इज नथिंग। तो सेम इट इज गोइंग टू बी विद टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, कि यदि आपका शौक है करने का तो आप कीजिए, अदरवाइज इट इज नॉट फॉर यू। हाँ, उसमें ये हो, सॉरी ये इंटरप्शन हो गया था, तो उसमें ये हो सकता है सिंस यू आर ट्रेन फॉर अ ईयर एंड देन यू लिव्ड फौजी लाइफ फॉर 2 years, तो कुछ मल्टीनेशनल, कुछ बड़ी कंपनियां आपको जॉब ऑफर करें बिकॉज यू आर ए ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड मैन पावर। नोबडी वुड लाइक टू लीव यू लाइक दिस। बट ये कहना कि नहीं सर ये हमें चाहिए ही चाहिए, इट इज अ राइट, इट इज नॉट। ओके। क्योंकि अब इसका जो उद्देश्य है वो फर्दर बड़ा उद्देश्य है। इट इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड एवेन्यूज फॉर द दोज पैट्रियट और दोज एडवेंचरिस्ट की वो फौज में 2 साल के लिए, 3 साल के लिए रहना चाहिए, उनके लिए एवेन्यू के अलावा इसके जो पीछे उद्देश्य है कि एक तो फौज में शॉर्टेज, उस शॉर्टेज को पूरा करना, और वो शॉर्टेज है लोअर रैंक पे, उसको पूरा करना। दूसरा, जो डिफेंस का जो बजट पेंशन पे खर्च हो रहा है
उसको कम करना। क्योंकि जैसे एक शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है आर्मी का, पहले 5 साल होता था, अभी वो 10 साल हो गया एंड एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक उसमें कर सकते हैं। तो उसमें यदि 10 साल कोई करता है तो उसमें करीब 5 करोड़ रुपया खर्च होता है एक ऑफिसर के ऊपर, और 6.5-7 करोड़ रुपया 14 साल के ऊपर। और यदि हम उसकी भरपाई 3 साल वाले ऑफिसर के साथ जो टीओडी के ऊपर करें तो उसमें 80-85 लाख में उसका काम खत्म हो जाता है, और उसके बाद ना कोई पेंशन देनी है ना कुछ देना है। तो वो डिफेंस बजट को भी रिलीव करता है, और जो हमारी फौज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, प्लस उस इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है जो एक फौज में जाके अपना शौक पूरा करना चाहता है। सपोज समबडी हैज डन इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी, अब उसको अच्छा पैकेज तो मिल जाएगा, या आईआईएम से किया हुआ है उसने एमबीए, उसको अच्छा पैकेज बाहर अवेलेबल है, बट देयर इज नो एडवेंचर इन लाइफ। तो फॉर देम इट इज द अपॉर्चुनिटी कि 3 years डू दिस, गो बैक, डू योर इंजीनियरिंग जॉब, वट एवर एमबीए और जो भी मैनेजमेंट आपने करना है वो आप कीजिए, एंड दीज 3 years आपके जीवन के अविस्मरणीय टाइम होगा। यू विल नेवर एवर फॉरगेट द लाइफ ऑफ यू स्पेंट ओवर देयर इन फील्ड। बिकॉज मैं आज तक अपने उन दिनों को नहीं भूला हूँ जब हम फील्ड में एंड वो सब रहे हैं, है ना। इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस, कठिन समय होता है, लेकिन जिनको शौक होता है ना वो एंजॉय करते हैं उसको। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। दोज हू मस्ट बी थिंकिंग कि हम वो जाएंगे फौज में मौज मस्ती, मतलब क्योंकि वो टूर लिखा हुआ है तो टूर ऑफ ड्यूटी की वहाँ पे मौज मस्ती होगी, नथिंग डूइंग। इट इज़ बेसिकली फॉर दोज हु वांट टू लिव दैट एडवेंचरस लाइफ फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड जाके आप उसको कीजिए। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट लेटर ऑन, कि हमें ECHS भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें कैंटीन की सुविधा भी दे दीजिए, पेंशन भी दे दीजिए, थोड़ी बहुत ही कुछ दे दीजिए। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, एंड इट इज़ फॉर ऑफिसर्स एंड जवान बोथ एज ऑफ नाउ। आगे अप्रूवल कुछ होता है गवर्नमेंट का, क्या चेंज होता है मैं नहीं कह सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ फॉर ऑल। एंड जो इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर इज गोइंग टू बी द सेम एज फॉर अदर्स। हाँ, एक और चीज़ कि यदि इस दौरान में आपको कुछ हो जाता है, बैटल कैजुअल्टी हो जाते हैं, चोट लग जाती है या आपकी शहादत हो जाती है, तो उस दौरान में आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एक रेगुलर को मिलते हैं। ओके, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दिस। और बाकी जिसको इच्छा, जो सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही फन की चीज़ है, तो उनके लिए तो नहीं है। फौज तो किसी के लिए भी फन नहीं है, फन उनके लिए है जो उसमें मज़ा करते हैं, जो एडवेंचर में जिनको मज़ा आता है। पता है फौज में कम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कत होती है, कई बार रेडियो सेट पे हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कई बार क्रॉस कम्युनिकेशन हो जाता है, और कई बार इशारों में बात होती है। अब कहते कुछ है और सामने वाला यदि कुछ और समझ ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू एलेबोरेट थिंग्स, है ना, विच माई फ्रेंड विवेक हैज आस्क्ड मी कि सर कुछ बताना, तो वो मैं बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा, ज़्यादा बोर भी नहीं करूँगा लोगों को। तो मेरा जो मेन उद्देश्य था वो ये था। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खाली फौज में जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है जवानों के लिए, वो सबको मालूम है कि 1600 मीटर का दौड़ का तैयारी करना है, अपना पढ़ाई करना है, बीम की तैयारी करनी, फिजिकली स्ट्रांग होना है। उसी प्रकार से ऑफिसर बनने के लिए भी आपने देखा होगा कि फौज ये कहती है, डू यू हैव इट इन यू। सो व्हाट इज़ दैट। कल भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि किसी ने फ़ोन किया कि सर ये बताइए कि क्या फौजियों जवानों को फिजिकल की ज़्यादा आवश्यकता होती है ऑफिसर लेवल पर, क्या फिजिकल कम होता है। यस, इनिशियली जब
भर्ती होता है, यस, जवानों का वो मुश्किल है क्योंकि 400 लोगों की भीड़ में दौड़ना है अपने. But after joining army, there is no difference because officers are also do the same courses, or you can say same type of test. जो है ऑफिसर्स को पास करने होते हैं, उतना ही समय होता है, उतना ही लोड होता है, सब कुछ वही होता है. लेकिन यस, क्योंकि ऑफिसर्स को अदर प्लानिंग, अदर एक्टिविटीज़ करनी है, जवानों की दूसरी एक्टिविटीज़ है, तो फिजिकल एफर्ट ज़्यादा होता है ऑन ग्राउंड लेटर ऑन. बट यदि उनकी क्षमता को देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ऑफिसर को कम या ऑफिसर की कम क्षमता होती है, जवान की ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है. बोथ आर सेम. ओके. बट मैं कुछ रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूँ जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, दोज हु आर लिसनिंग टू मी. तो मैं इसको सारा हिंदी में इसलिए भी बोला कि काफ़ी सारे लोगों का बीच बीच में मेरे पास मैसेज आया कि सर प्लीज़ हिंदी में थोड़ा बताइए सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. तो मैं हिंदी में ही आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हमें डेवलप करनी होंगी यदि हम चाहे टीओडी के लिए जाएं, चाहे हम टेरिटोरियल आर्मी के लिए जाएं, चाहे हम रेगुलर आर्मी के लिए एनडीए सीडीएस या उसके लिए हम जाएं. तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो 15 होती हैं वो होनी ही चाहिए. यदि वो नहीं है तो जस्ट टू बैड, यू कांट हेल्प इट. आजकल इतनी सारी एंट्रीज हैं, इतने सारे मौके हैं, यदि आप उसका लाभ उठाना चाहें तो वो उठा सकते हैं. तो मैं उससे पहले आगे बढ़ूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंडिविजुअल भगवान ने जो बनाया है उसमें जो हम क्वालिटीज़ इम्बाइब करते हैं अपने अंदर जो आती हैं, कुछ उसमें से होती हैं जेनेटिक. जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारे फोर फादर्स ऐसे थे, हमारे ग्रैंडफादर ऐसे थे, हमारे मामा नाना, उनसे हम कुछ बनते हैं, और कुछ बनते हैं हम उस एनवायरनमेंट से जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जिन दोस्तों के साथ उठते हैं बैठते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं. तो देर आर सर्टेन क्वालिटीज़ विच वी मस्ट possess. तो मैं उनको आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले जो एक जो उनको क्वालिटीज़ को 15 क्वालिटीज़ को 4 हिस्सों में बांटा गया है. तो उसमें पहला जो फैक्टर है दैट इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. जो प्लानिंग किससे होती है? दिमाग से. तो दीज क्वालिटीज़ आर रिलेटेड टू आवर माइंड. ओके. जो अच्छा, कुछ क्वालिटीज होती है जो हमारे दिल से जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे दिमाग से जुड़ी हैं. सबसे पहले इफेक्टिव इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज ऑफ टू टाइप, बेसिक इंटेलिजेंस एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस. बेसिक इंटेलिजेंस इज as simple as that. What is that? This is a mug, everybody knows. But how and what is the use of this mug? कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है, क्या इसका इफेक्ट है, तो वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है. इफेक्टिव द इंटेलिजेंस विच मेक्स एन इफेक्ट. ओके. देन नेक्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी. क्यों, तर्क शक्ति, ऐसा क्यों. एंड देन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. हाउ, कैसे कुछ करना है. सपोज वी हैव टू ऑर्गेनाइज समथिंग, सम पार्टी, एनीथिंग, नॉट ओनली पार्टी, एनी एग्जाम और कुछ भी यदि हमने ऑर्गेनाइज करना है तो वो कैसे करना है. एंड देन नेक्स्ट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन. वी शुड एबल टू एक्सप्रेस, हम बता सके कि ऐसे होना है ये. तो ये 4 क्वालिटी जो हमारे अंदर हैं ये हमारे दिमाग से रिलेटेड हैं. ओके. हमारी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को शो करती हैं, या प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को शो करती है. नेक्स्ट फैक्टर इज सोशल एडजस्टमेंट. दिस इज रिलेटेड टू आवर हार्ट. ठीक है. जैसे सोशल एडेप्टेबिलिटी, हम समाज में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे अडेप्ट कर पाते हैं उस सिचुएशन में. क्या हम कर सकते, सपोज हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां की कल्चर हम नहीं जानते, जहां की भाषा हम नहीं जानते, तो क्या हम अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं? यदि हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है. ओके. देन कॉपरेशन, लेना भी और देना भी, क्योंकि कॉपरेशन उसको ही मिलता है जो देता है.
कई बार ऐसा होता है कि नहीं मैंने तो सबकी मदद की थी, जब मेरी मदद का नंबर आता है तो कोई नहीं आता है। तो भाई आपने दिल से मदद नहीं की होगी, आपने उस समय आपकी शायद मदद करना आपकी मजबूरी रही होगी, इसलिए अब उसकी मजबूरी नहीं तो ही इज़ नॉट हेल्पिंग यू। बट यदि आपने वास्तव में दिल से किसी की मदद की है, किसी को कॉपरेट किया है, तो यू विल गेट दैट कॉपरेशन बैक। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि कॉपरेशन लेना भी और देना भी। एंड देन नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाउ रिस्पॉन्सिबल वी फील इफ वी आर गिवन अ टास्क। ओके, without any observation. Responsibility is that if somebody is on my head, somebody is observing me and he told me to do something, तो मैं देख रहा हूँ कि जब तक वो मेरे सर पे बैठा है तो मैं काम कर रहा हूँ। द मोमेंट वो ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो जाती है तो मेरा काम, जैसे आप ये सोचिए कि जगह जगह मॉल्स में इधर उधर सब जगह कैमरे क्यों लगे हैं? बिकॉज ऑफ आर नॉन रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स। यदि वहां पे थूकना मना है, वहां से कोई सामान उठाना मना है, चोरी करना मना है ना, वाई शुड समबडी राइट यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन? बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। द डे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग कैमराज। ओके, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑफिसर बनने के लिए होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट फैक्टर इज दैट सोशल इफेक्टिवनेस, दैट इज द लीडरशिप क्वालिटीज। और इस लीडरशिप क्वालिटी में 5 वो आती हैं, जो इस फैक्टर के अंदर में 5 क्वालिटीज आती हैं, उन सब का एक ही जीस्ट है। उसका जीस्ट है टू बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। If we are professionally competent, we will have all qualities of leadership. We will have initiative, we will have self-confidence, we will have speed of decision, and we will be able to influence the quality of influencing the group. We can influence the group if we are professionally competent. If we are not professionally competent, I'm sorry, neither will have initiative नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है, और यदि स्कूल में टीचर ने पूछा है कि हु नोज दिस आंसर, वी कैन नॉट रेज आवर हैंड टिल द टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके, एंड जैसे मैंने बताया कि ये 4 क्वालिटी होगी, इनिशिएटिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, स्पीड ऑफ डिसीजन है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ए ग्रुप है, एंड द लास्ट क्वालिटी इज टू बी ए लीडर इज लाइवलीनेस। वन शुड नॉट बी मोरोस, और वन शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फेस कि सामने वाला आपसे बात ही ना कर सके, आप अप्रोचेबल ही ना हो, आपको अप्रोच ही ना कर सके कोई। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर इज डायनेमिक, हैविंग करेज। तो दैट हैज गॉट 3 क्वालिटीज। फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति। इफ वी आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे जनरल्स के, नॉट ओनली ऑफ इंडियन आर्मी बट फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ, मतलब फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, कि उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से वो अचीव कर लिया कि पहले वो हार गए, 4 बार हारे, 10 बार हारे, एंड देन अल्टीमेटली वो बन गए, रीच टू द डेस्टिनेशन। अब्राहम लिंकन, है ना। तो इस तरह से यदि हम एक, सपोज वी आर बीइंग अटैक्ड बाय पीपल, एनिमी, 1 बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार, लेकिन अल्टीमेटली यदि डिटर्मिनेशन है तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। ओके, एंड नेक्स्ट इज करेज। जैसे कि आपने यदि सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो जनरल मानिक शाह को द लेक्चर ऑन लीडरशिप, all of you must listen to that. Courage is again 2 types, moral courage and physical courage. So to be an officer we must have both type of courage, not only physical courage, moral courage. If something has gone wrong, so what? I'm responsible.
A leader is always responsible for the failures. For success, his team is responsible. So, to say this, it is moral courage. You have that moral courage, then only you can say this. And physical courage, you are very clearly aware कि भाई ये है, सामने शेर आ जाए तो उसका भी मुकाबला मजबूती से करेंगे, भले ही खा जाए, लेकिन डरना नहीं है। जैसा मैंने सबसे पहले बोला था कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। एंड लास्ट इज स्टेमिना, फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेमिना. इफ वी हैव physical stamina and mental stamina both. Okay, these are the 15 officer like qualities जो कि चाहे आप टीओडी के लिए जाएं, चाहे आप रेगुलर उसके लिए जाएं, चाहे वो आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए जाए, कहीं भी जाएं, यदि भारतीय सेना में अधिकारी बनना है तो आपको ये 15 क्वालिटीज होनी है। उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड, यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। तो फ्रेंड्स, with this, because quite some time, 30-35 minutes, it's more than sufficient आपने मेरे लिए निकाले, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को सुना, देखा और मेरा हौसला अफजाई किया। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू ऑल लाइक दिस, दो ऑन अदर एक दो चैनल्स पे और भी मेरे कई दो बार बातें हुई हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम योद्धा मिलिट्री एकेडमी के फेसबुक पेज से मैं पहली बार आपके साथ लाइव हूँ। और आने वाले समय में धीरे धीरे, क्योंकि आपने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है, ये मैं जो इस तरह के जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लाइक्स आप मेरे को दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इससे जुड़े हैं अभी, तो मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आपसे डिस्कस करूं, अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़ूं और बाकी अपने जो मित्र हैं, जो फॉलोअर्स हैं, योद्धा मिलिट्री एकेडमी के पेज पे 6000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं, उन सब के साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ टुडेज यू कैन से इंटरेक्शन। और कोरोना से सबने ध्यान रखना है कि डरना नहीं है, लड़ना है। और आने वाले समय में, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा दोस्तों, मैं 1-2 मिनट और ले लेता हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट ओवर, वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। यदि हम सीख जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। आप ये देखिए, जो पहले चेचक के दाग वाले लोग दिखते थे, आजकल दिखने खत्म हो गए हैं, बहुत कम, रेयर बचे हैं। मैं अपनी जानकारी में सिर्फ 2 लोगों को जानता हूं जिनके हैं, उससे पहले जाने कितने सड़क पे चलते हुए मिल जाते थे। बट दैट वायरस हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट इट टुक लॉन्ग टाइम। पहले उसका वैक्सीन डेवलप किया गया, फिर दनादन लोगों को वैक्सीनाइज किया गया, और जब उसका एक भी पेशेंट इस दुनिया में नहीं दिखाई दिया, तब जाकर वो माना गया कि ख़त्म हो गया। अभी पोलियो का चल रहा है, इतना देखो, पल्स पोलियो का कितना अभियान चला, अब जाके लग रहा है कि शायद, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि यदि इतने सालों तक कोई पेशेंट रिपोर्ट ना करे तो तब वो माना जाता है कि वो ख़त्म हो गया। तो उसी तरह दिस कोविड-19 का, कि जब सब, पहले तो अभी तक वैक्सीन नहीं बना है, वैक्सीन बन जाएगा तो फिर सबको वैक्सीनेशन कराना है, और फिर इतने सालों तक यदि कोई पेशेंट ना मिले तब ये माना जाएगा ये ख़त्म हो गया। तो ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो ख़त्म नहीं होगा तो हमें इसके साथ ही जीना सीखना है। जैसा मैंने शुरू में बताया, जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशन लेने और रहना है। और ये लॉकडाउन सिर्फ इसीलिए है, सो दैट पीपल गेट यूज टू, लोगों की समझ में आ जाए कि रहना ही ऐसे है। तो with this I come to the end. Thank you. जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।